वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो ये फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, या ये किसका मेजरमेंट करता है? तो फ्लोरोसेंस का मेजरमेंट करता है। किसका मेजरमेंट करता है? फ्लोरोसेंस का मेजरमेंट करता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? फ्लोरोमीटर। फ्लोरोमीटर। इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी सोल्यूट या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सोल्यूट या सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि उस मैटर की फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखो, ये बेसिकली मेजरमेंट करता है फ्लोरोसेंस का। ठीक है, अच्छा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है? फ्लोरोमीटर काम में आता है। और क्या कैलकुलेशन करता है? सोल्यूट या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करता है, जो कि उस सोल्यूट या उस सॉल्यूशन की या उस मैटर की जो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एमिशन के। किसकी होती है? एमिशन के। इसे थोड़ा सा आगे समझते हैं कि कैसे करना। देखिए, यहां पर जो ट्रांजिशन होता है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। ये ऐसे ट्रांजिशन होता है। सबसे पहले हाई एनर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर एक फोटोन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फोटोन। और वो क्या करता है? उस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। अब जिस लैम्डा को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उससे क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। ये नीचे आने के लिए क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। तो उसे कहेंगे एक्साइटेशन वेवलेंथ। और जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होगा? ट्रांजिशन होगा, तब क्या होगा? यहां पर एमिशन होगा। यहां पर क्या होगा? एमिशन होगा। इस तरह से एच न्यू एनर्जी यहां से बाहर निकलेगी, एमिशन होगा। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? एमिटेड वेवलेंथ। तो यहां दो प्रकार की वेवलेंथ काम नहीं करेगी। पहले यहां से लाइट को डाला जाएगा ताकि ये एक्साइटेशन स्टेज में पहुंचे, ठीक है, और वो लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिसे कहेंगे एक्साइटेशन वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, फिर बाद में जब एमिशन होगा तो यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? एमिशन या एमिटेड वेवलेंथ कहेंगे।
और एमिटेड वेवलेंथ ज्यादा होगी किससे? एक्साइटेशन वेवलेंथ। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट होगी? जो एमिटेड होगी, जहां एमिशन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा कितनी मात्रा में एमिशन हो रहा है। ठीक है, उससे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एक एब्जॉर्ब वेवलेंथ आएगी या एक्साइटेशन वेवलेंथ आएगी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा उसे एक्साइटेशन वेवलेंथ कहेंगे, और जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसे एमिशन या एमिटेड वेवलेंथ कहेंगे। और एमिटेड वेवलेंथ एक्साइटेशन वेवलेंथ से ज्यादा आएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं कि कहां यूज होता है। देखिए, जो बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों में डिफरेंशिएशन करने में, दोनों में अंतर करने में, दोनों में डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर हम इसकी आगे बात करें तो प्लांट पिगमेंट के आइडेंटिफिकेशन। प्लांट पिगमेंट के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, या कोई फ्लोरोसेंट ड्रग है उसे पहचानने में इसका यूज किया जाता है। तो यानी फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आगे चलते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद तीसरी आती है स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें पहली आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्कैटरिंग की बात की जाए तो सबसे पहली बात यहां पर जो वेवलेंथ यूज में होती है वो कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पर यूज होती है। मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी एक ही कलर की लाइट यहां पर यूज में होती है। ठीक है, हम यहां पर बहुत सारी लाइट यहां पर यूज में नहीं ले सकते, या व्हाइट कलर की लाइट यूज में नहीं ले सकते। यहां पर स्पेशल एक कलर की लाइट यूज में आती है। अगर हम आगे बात करें, देखिए यहां पर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स, रमन इफेक्ट देखने को मिलता है। रमन इफेक्ट देखने को मिलता है। ये इन इलास्टिक का एक टाइप है। किसका टाइप है? इन इलास्टिक का। अच्छा, इन इलास्टिक क्या होती है?
हमने जब फिजिक्स जब हम आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा, अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि कोई ना कोई एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। वहीं से ये शब्द आया इन इलास्टिक। यहां पे क्या होता है कि यहां पे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहता है। फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। कैसे डिफरेंस रहता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स इफेक्ट क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखिए आप इसे ग्राउंड स्टेट सीधी लाइन पर देखिए, ये है ग्राउंड स्टेट, और यह है वर्चुअल एनर्जी। यहां पर एक वर्चुअल एनर्जी भी बनती है, वर्चुअल एनर्जी भी बनती है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट इस प्रकार भी हो सकता है और इस तरह बिखरा हुआ होता है, इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है। देखिए यदि यहां पर लाइट को डाला जाए, यहां पर लाइट को डाला जाए, ठीक है, तो ये यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा और वापस उसी फ्रीक्वेंसी की हमें लाइट वापस मिलेगी। यानी एक फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाली थी, ये है स्कैटर्ड फोटोन, जिस फोटोन की स्कैटरिंग हुई, यह है एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जो एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, यह है स्कैटर्ड फोटोन। जब स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्ब फोटोन की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, दोनों फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? बराबर हो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रेली। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें नहीं देखने को मिलता, रमन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें देखने को नहीं मिलता। यहां पे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसे ये एब्जॉर्ब फोटोन आ गया, ये स्कैटर्ड फोटोन आ गया। ये कौन सा फोटोन है? स्कैटर्ड फोटोन। और ये कौन सा? एब्जॉर्ब फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है, अगर वो ज्यादा हो और एनर्जी क्या हो? कम है। ये देखो एनर्जी यहां इसकी ज्यादा है, इसकी क्या है? एनर्जी कम है। एनर्जी क्या है? लेस, एनर्जी कम है, ठीक है, एनर्जी क्या है? कम है। लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कैन बी longer। जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी? कम होगी। देखो एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज्यादा है। ये एनर्जी का जो ग्राफ है, ये वर्चुअल एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एनर्जी क्या है? कम है, लेकिन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन क्या है? ज्यादा है। देखो एनर्जी क्या होती है? hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा, तो लैम्डा क्या है? ज्यादा है। यहां पे लैम्डा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसे कहेंगे स्टोक्स इफेक्ट, स्टोक्स रमन इफेक्ट। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे? इस प्रकार यहां पे एनर्जी क्या आ गई? मोर आ गई। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो स्कैटर्ड फोटोन की ही बात करेंगे। एनर्जी क्या आएगी?
ज्यादा आएगी और वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, ये आ गई रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग में ये स्टोक्स रमन इफेक्ट आ गई, एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट आ गया। एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट आ गया। यहां पर एक वर्चुअल एनर्जी बनती है। ठीक है, ये है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स इफेक्ट। और हमने क्या बात की थी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग होगी। तो ई क्या होता है, एच न्यू। जब एनर्जी चेंज होगी तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। वही तो बात मैं कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिफर होती है। जबकि रियली रमन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, इक्वल है। एनर्जी इक्वल है तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसके हम देखते हैं यूजेस क्या क्या है। देखिए, इसके यूजेस की बात की जाए तो पोलराइज्ड बॉन्ड, पोलराइज्ड बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा पोलराइज्ड बॉन्ड हो गई, वाइब्रेशनल मोड, रोटेशनल मोड, और लो फ्रीक्वेंसी मोड की पहचान करता है। लो फ्रीक्वेंसी मोड की पहचान करता है, ये पोलराइज्ड बॉन्ड की पहचान करता है। पोलराइज्ड बॉन्ड की पहचान करता है, वाइब्रेशनल मोड, रोटेशनल मोड या लो फ्रीक्वेंसी मोड की पहचान करता है। तो ये खत्म होगी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमने स्कैटरिंग में एक और पढ़ा था। ठीक है, अल्फा क्रिस्टलोग्राफी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके बाद बात करते हैं किसकी, अल्फा क्रिस्टलोग्राफी। ओ सॉरी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सॉरी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात की जाए। बेसिकली हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम टेक्निक हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो पहला, ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है और उसकी 3D इमेज बनाता है। कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा है, उसकी 3D इमेज बनाता है। यानी ये बेसिकली पोजीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, या पोजीशन ऑफ एटम के बारे में बताता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसके साथ साथ प्रोटीन लिगेंड बॉन्डिंग को बताता है, प्रोटीन लिगेंड बॉन्डिंग को बताता है।
प्रोटीन लिगेंड बॉन्डिंग को बताता है। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में है, प्रोटीन लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D इमेज में वो बताता है, पोजीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या एटम वो बताता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और प्रोटीन लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आ गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके सिर्फ यूजेस पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं, अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। लिक्विड सिंचिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिक्विड सिंचिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिक्विड सिंचिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करती है। किसको डिटेक्ट करती है? रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करती है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। क्या दिया गया? सैंपल लिया गया। सैंपल में लिक्विड सिंचिलेटर डाल दिया, लिक्विड सिंचिलेटर को डाल दिया, लिक्विड सिंचिलेटर मॉलिक्यूल को डाल दिया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से की? जो सैंपल है वो रेडियो एक्टिव है। अगर रेडियो एक्टिव सैंपल है तो अल्फा, बीटा और गामा रेज उसमें से निकलेंगी और वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जो एमिटेड एनर्जी है, यहां से जो एमिट हो रहा है, यहां से जो बाहर निकल रहा है, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा, बीटा, गामा रेज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा लाइट के रूप में। किस रूप में? लाइट के रूप में रिलीज करेगा। लिक्विड सिंचिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के काम में आती है। यहां पर सैंपल के साथ लिक्विड सिंचिलेटर मॉलिक्यूल को डाला जाता है जो कि एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब कहां से करता है? जो सैंपल से एमिट हो रही है। अच्छा, एमिट कौन सी हो रही है? जहां यहां से अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकल रही है, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज किस रूप में करेगा? लाइट के रूप में रिलीज करेगा। ये आगे लिक्विड सिंचिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आगे चलते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टेक्निक और यूज में होती है जिसे कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? मैथमेटिकल टेक्निक है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करने के काम में आती है, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। किसमें यूज होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और वो भी रिसर्च एरिया। अच्छा, यूज कैसे करते हैं इसका?
मान लीजिए मुझे जो रो डाटा मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, मुझे जो रो डाटा मिला है वो मिला है टाइम डोमेन सिग्नल के रूप में, या मैं इसे क्या बोलूंगा स्पेस डोमेन सिग्नल के रूप में। स्पेस या टाइम डोमेन सिग्नल के रूप में अगर मुझे रो डाटा मिला है, उससे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज करती है। इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करती है। जो टाइम डोमेन सिग्नल है या स्पेस डोमेन सिग्नल है उन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? फूरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, रिसर्च एरिया में यूज होती है। ये बेसिकली रो डाटा है, ठीक है। और इसे किसमें चेंज किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया जाता है। यहां पर चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो यानी एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या एमिशन, ठीक है। यहां पर जो टाइम डोमेन सिग्नल है या स्पेस डोमेन सिग्नल है उन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज किया जाता है। मैथमेटिकल टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, रिसर्च एरिया में काम में आती है। तो ये आ गई फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहां से आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2020 में आया हुआ। विच वन ऑफ टेक्निक यूजिंग फॉर द स्टडी ऑफ इंटरेक्टिंग रेजिड्यू इन प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन, प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन की स्टडी, प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन की स्टडी के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बिल्कुल पढ़ा था, सीटी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, एमआरआई नहीं, इसको पढ़ा ही था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 यानी कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस वर्किंग पर बेस्ड है, ठीक है। यूज टू कैलकुलेट स्पिन स्प्लिटिंग नहीं, ये तो पढ़ाई हमने। यूज टू कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट नहीं। कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इनटू सिग्नल नहीं। कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये तो पढ़ा था, इस काम में आता है। यानी रो डाटा को किसमें चेंज करता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। टाइम डोमेन या स्पेस डोमेन को किसमें चेंज करता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किसमें आया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में आया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ है। लिक्विड सेंचुरेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, लिक्विड सेंचुरेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी, एब्जॉर्ब क्या कर रही है? कुछ एनर्जी को, ऑफ एमिटेड पार्टिकल। एमिटेड पार्टिकल कौन से? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, क्योंकि ये किसके काम में आता है? ये रेडियो एक्टिविटी पहचान करने के काम में आता है। एंड रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट। ठीक है, ये उत्तर क्या है? सही है, हमने बात ही की थी इसकी। तो प्रॉपर्टी टू लिक्विड टू एमिट लाइट नहीं, मेजरिंग ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, टर्निंग लिक्विड इनटू लाइट नहीं। इसकी बात हम कर चुके हैं कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एमिट पार्टिकल से, अल्फा बीटा रेज जो एमिट पार्टिकल से उनसे, और रिलीज करता है किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।